ये उनके साथ एक बार पहले भी हो चुका है, 2019 में। मिस्टर अनिल अंबानी, या तो आप एरिक्सन के 453 करोड़ वापस लौटाइए या फिर जेल में जाइए। ऐसी बदकिस्मती से तो उस वक्त उनके अमीर भाई ने उन्हें बचा लिया था। इस साल एक बार फिर वही हुआ। आरकॉम के ऊपर जो 3 चीनी बैंकों का 2200 करोड़ बकाया है, उसके लिए आप खुद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो। लेकिन सर, मेरे पास अब कुछ पैसे ही नहीं रहे। यूथ आइकन, उद्योगपति, सोशलाइट और फिटनेस प्रेमी अनिल अंबानी की राजा से रंक बनने की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म के ब्लॉकबस्टर फॉर्मूले से कम नहीं। जैसे उनके पिता धीरूभाई अंबानी के जीवन ने फिल्म गुरु को प्रेरित किया था। धीरूभाई अपनी दूर की सोच और उसे सफलतापूर्वक तरीके से लागू करने की क्षमता के लिए माने जाते थे। अपना सपना खुद साकार करो, वरना कोई और तुम्हें उसके खाप पर काम करवाने लगा देगा। जहां धीरूभाई ने एडन, यमन में एक पेट्रोल पंप सेवक बनकर अपनी जिंदगी शुरू की, उनके बेटे मुकेश और अनिल ने सीधे डायरेक्टर की कमान संभाली। जबकि धीरूभाई सिर्फ 500 रुपए के साथ भारत लौटे, रिलायंस की स्थापना की और 1977 में कंपनी सूचीबद्ध करवाई। बेटों ने उनके बोर्ड पर बैठकर जीवन की शुरुआत की। 2002 में उनकी मृत्यु के समय फोर्ब्स ने धीरूभाई अंबानी को दुनिया का 138वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को पीछे छोड़ गए थे, जिसकी कीमत थी कुल 75,000 करोड़। उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होगा कि उनके दोनों बेटे उनकी विरासत पर लड़ेंगे। धीरूभाई ने अपने पीछे कोई इच्छा पत्र नहीं छोड़ा, बावजूद इसके कि उनके जीवन काल के दौरान भी दोनों भाइयों के बीच दरार पैदा हो रही थी। जिस वक्त वे रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और एमडी थे, पिता की मृत्यु के बाद यही दरार खुलेआम सामने आई। इस बात पर कि कौन से भाई को कौन सी कंपनी मिलेगी, इस बात पर कोई दो राय नहीं थी कि उनकी प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी रिलायंस कौन संभालेगा, क्योंकि वो मुकेश ही थे जिन्होंने मुख्य पाताल गंगा कारखाने का निर्माण किया था और वे उस व्यवसाय की बारीकी को समझते थे। उस समय भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम भी मुकेश के हाथों बनाई गई थी, लेकिन अब अनिल इसे लेना चाहते थे। अंत में 2004-05 में उनकी माँ कोकिला बहन, मुझे आरकॉम दे दे माँ, और कुछ परिवार के चाहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट एस गुरुमूर्ति और बैंकर केवी कामत की मदद से समूह का बंटवारा किया गया। मुकेश को सभी पुरानी अर्थव्यवस्था कंपनी मिली, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम, आईपीसीएल, इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि अनिल को सभी नई अर्थव्यवस्था कंपनी मिली और उन्होंने अपने समूह का नाम बदलकर ADAG रख लिया। रिलायंस कम्युनिकेशन, कैपिटल, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। अनिल की विरासत ने उन्हें दुनिया के 6वें सबसे अमीर आदमी का दर्जा दिया, जिनकी कुल संपत्ति $42 बिलियन से अधिक थी, अपने बड़े भाई के $43 बिलियन से सिर्फ एक कदम पीछे। ऐसी उम्मीदें की जा रही थी कि चूंकि अनिल का सूर्योदय सनराइज क्षेत्रों पर नियंत्रण था, इसलिए वो आने वाले समय में मुकेश से भी आगे निकल जाएंगे। इस सनराइज सूर्योदय क्षेत्र में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए 2005 में अनिल ने एडलैब्स फिल्म खरीदा और सिनेमा घरों की उनकी श्रृंखला बिग सिनेमा, जो 3 साल बाद भारत और विदेशों में 700 स्क्रीन के साथ सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला बनी। उन्होंने उसी साल अमेरिकी फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग की प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम वर्क्स के साथ 7,500 करोड़ का करार किया, जिन्होंने कई एकेडमी अवार्ड्स फिल्में भी बनाई। शायद आपने कुछ देखी भी हो, 1917, वॉर हॉर्स, द हेल्प, लिंकन, ब्रिज ऑफ द स्पाइस, द गर्ल ऑन द ट्रेन। 2008 में अपनी बुलंदी पर जब अनिल ने रिलायंस पावर की IPO सूची निकलवाई, तो वो सिर्फ 60 सेकंड में समाप्त हो गई, जो पूंजी बाजारों में अब भी एक रिकॉर्ड है। अनिल की चकाचौंध भरी जीवन शैली एक काल्पनिक कहानी जैसी थी। उनकी बॉलीवुड हस्तियों के साथ दोस्ती, अनिल हमारे छोटे भाई की तरह है। राजनेताओं से पहचान, जैसे समाजवादी पार्टी के अमर सिंह, जिनके प्रभुत्व की वजह से वो नामांकित हुए। मैं अनिल धीरूभाई अंबानी राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने पर, या फिर उनके हफ्ते में 2 बार हेलीकॉप्टर से अपने दक्षिण मुंबई घर से नवी मुंबई स्थित आरकॉम के दफ्तर तक का सफर, जिसे उन्होंने धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी का नाम दिया था, या उनके दौड़ने और सेहत की चाहत, जिसकी तरफ उनका ध्यान तब गया जब एक अंतर्राष्ट्रीय फंड मीटिंग के दौरान किसी अमेरिकी निवेशक ने उनसे पूछा, अनिल, आप जैसे अपनी कंपनियों की फिटनेस की देखभाल करते हो, क्या आप अपने शरीर का भी वैसा ही ख्याल रखते हो? अच्छा, इससे पहले भी अनिल भागे जरूर थे, मगर बॉलीवुड दीवा टीना मुनीम की मोहब्बत के पीछे।
आखिरकार 10 साल चक्कर लगाने के बाद हाँ हुई और 1991 में उन्होंने शादी की। वे इतने लोकप्रिय बन गए थे कि मीडिया उनके एक इशारे पर हमेशा हाजिर रहती थी। जब बड़े भाई मुकेश ने एशिया का सबसे महंगा घर बनवाया, कीमत 4,500 करोड़ रुपए, तो अनिल ने भी बैंड्रापाली हिल में अपने लिए एक आलीशान घर अबॉट की योजना बनाई, जिसकी कीमत भी तकरीबन एंटिला के बराबर ही है। इतने पैसे और आलीशान जिंदगी जीने के बाद ऐसा लगता था कि अनिल के सितारे हमेशा यूं ही चमकते रहेंगे। लेकिन जिंदगी थोड़ी ना किसी की सुनती है। एक समय पर नजदीक भाइयों के बीच संबंध जो अभी तक औपचारिक थे, अदालत में पहुंच गए। एक पुराने सौदे पर फिर से बातचीत करने की बजाय 2010 में अनिल ने रिलायंस के कृष्णा गोदावरी बेसिन से गैस की आपूर्ति की कीमत पर मुकेश को अदालत में घसीटा, जब मुकेश ने पुराने भाव में गैस बेचने से इनकार किया। 2005 में अपनी मां द्वारा किए गए समझौते के तहत मुकेश की कंपनी ने अनिल की कंपनी को $2.34 प्रति मीमी बेटू पर गैस आपूर्ति करने की मंजूरी दी थी, मगर इसकी कीमत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की गैस उपयोग नीति के अनुसार मुकेश के पक्ष में फैसला सुनाया और कीमत 4.20 प्रति MMBTU तय की गई। अब दूसरा धक्का, जब आरकॉम की स्थापना की गई थी तो अंबानी ने किफायती CDMA तकनीक को अपनाया, जबकि उस समय एयरटेल और हज जैसे प्रतिद्वंदियों ने अधिक महंगे GSM का उपयोग किया। जबकि 2G और 3G स्तरों पर CDMA एक बेहतरीन तकनीक थी। दुनिया 4G और उससे आगे की ओर बढ़ रही थी, जिस पर CDMA सक्षम नहीं था। 2015 में जब भाइयों के बीच 10 साल की विरोधी प्रतिस्पर्धा समझौता खत्म हुआ, तो मुकेश ने जियो लॉन्च करके भारत में मोबाइल उपयोग का चेहरा ही बदल डाला। जियो के लॉन्च के 3 साल के भीतर आरकॉम, जिसकी बाजार में कीमत कभी 1.65 लाख करोड़ रुपए हुआ करती थी, उसने अपना 98% मूल्य खो दिया और अंततः मई 2018 में दिवालिया होने के कगार पर आ गई। ये दोनों अनिल के लिए बड़े झटके थे। अब एक एक करके उनके सारे पत्ते गिरने लगे। कर्ज कम करने की कोशिश में 2014 में अनिल ने बिग सिनेमास को 710 करोड़ रुपए में कार्निवल सिनेमा को बेच दिया और 2 साल बाद जी को अपना टीवी और FM रेडियो व्यवसाय के कुछ हिस्से 1,872 करोड़ रुपए में। अपने अच्छे दिनों में अनिल ने अपनी इंजीनियरिंग क्षमता दिखाने के लिए भारी कर्जा लेकर मुंबई का सी लिंक और शहर का वर्सोवा घाट कोपर मेट्रो बनाया। दोनों ही परियोजनाओं की लागत से कम दाम पर। अपने चारों ओर हो रहे नुकसानों के बावजूद अनिल ने बिना अधिक जानकारी के रक्षा क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया, जब 2016 में उन्होंने पीपा पाव मरीन और ऑफशोर इंजीनियरिंग खरीदी। कोई आश्चर्य नहीं, जब विविधीकरण विफल हुआ तो 2019 में रिलायंस नेवल का मार्केट मूल्य 90% गिरा, यानी कि $1 बिलियन से 100 मिलियन तक। संसद में राफेल सौदे को लेकर हुए हंगामे ने उनकी तकलीफों को और भी बढ़ा दिया। आखिरकार फायदेमंद रिलायंस एनर्जी को 2017-18 में अडानी को 18,000 करोड़ रुपए में बेचना पड़ा ताकि वो कर्ज का भुगतान कर सके। क्या आपको पता है, अनिल के 12,800 करोड़ रुपए के कर्ज ने भी यस बैंक के पतन में एक अहम भूमिका निभाई है। 31 दिसंबर 2019 तक अनिल अंबानी ने दूरसंचार, नौसेना, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली कारोबार का कुल 43,800 करोड़ रुपए के कर्ज से हाथ उठा लिया। उनके इस कर्ज के ढेर ने उनके बाकी कामों पर भी बाधा डाली, चाहे वो दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट लाइन हो या सिंगरौली मध्य प्रदेश की बिजली परियोजना। जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति में उतार चढ़ाव देखा गया। पिछले साल वे $43.1 बिलियन के मालिक थे। अनिल की संपत्ति 1.7 बिलियन की हो गई और माना जाता है कि अब $1 बिलियन से भी कम बची है। तो ये थे अनिल अंबानी के घोर पाप, खराब रणनीति। 4G आते ही आरकॉम की किस्मत पलटी। ये CDMA में ज्ञात कमी थी, अभिमान, मुनाफे की बजाय प्रतिष्ठा परियोजनाओं का पीछा करना, जैसे कि सी-लिंक, दूरसंचालन, विपरीत परिस्थिति का अंदाजा किए बिना कर्ज उठाना, जैसे आरकॉम और पीपा पाव मरीन, जरूरत से ज्यादा बुद्धिमानी, जो काम नहीं जानते वो करना, जैसे रक्षा क्षेत्र। वहीं दूसरी ओर मुकेश ने न केवल अपने मुख्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित रखा, बल्कि 2 प्रमुख सूर्योदय सनराइज क्षेत्रों में भी प्रवेश किया, रिटेल और दूरसंचार, पूरी तैयारी के साथ। वैसे अनिल अकेले नहीं थे जिन्होंने अपनी पूरी जायदाद गंवाई। रेनबैक्सी के शिविंदर और मलविंदर सिंह ने अपने पुश्तैनी $2 बिलियन का साम्राज्य खोया। शशिकांत और रविकांत रुइया का दिवालिया निकलने के बाद XR स्टील को आर्सेलर मित्तल को बेचना पड़ा। कैफे कॉफी डे के VG सिद्धार्थ ने कर्जदारों के दबाव में आत्महत्या कर ली। नरेश गोयल ने 8,500 करोड़ का कर्ज लेकर जेट एयरवेज बंद किया।
बढ़ते कर्ज के कारण जी टीवी के मुगल सुभाष चंद्रा अपनी हिस्सेदारी खो बैठे। कभी अरबपति रह चुके अनिल आज 3 चीनी बैंकों से मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसने 2012 में उनको आरकॉम के लिए निजी गारंटी पर $680 मिलियन उधार दिए थे, पर अब उसका कर्जा वे नहीं चुका पा रहे। दुर्भाग्य से उनका एकमात्र मुनाफा करने वाला कारोबार रिलायंस कैपिटल भी कोरोना वायरस के बाद वैश्विक मंदी की चपेट में आ चुका है। जब लंदन की एक अदालत ने उन्हें 6 सप्ताह में $100 मिलियन जमा करने का आदेश दिया। सर, मेरे पास कोई खास संपत्ति नहीं है जिसे बेचकर मैं कर्ज अदा कर सकूं। अब जबकि 6 हफ्ते की समय सीमा खत्म हो गई है और अनिल अभी भी जेल से बाहर है, ऐसा लगता है कि उनके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत धन था। बड़े भाई मुकेश अंबानी अब और आगे निकल रहे हैं, जियो के फेसबुक के साथ हाथ मिलाकर। पहले के मुकाबले अनिल की स्थिति काफी बदतर है, मगर क्या वो फिर उभर सकेंगे? बिस्बो की शायरी। कल तक राजा थे बने, आज बने कंगाल। अनिल की शान शोहरत का आज बुरा है हाल। कुछ थे गड़बड़ फैसले और कुछ था अभिमान। बिस्बो पूछे कैसे अब बचेगी उनकी आन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।